तुम्हारा जिस्म खुद तुमसे मौत मांगेगा। भारत से जाने वाले पानी पर एक मजबूत बांध बना दे कि बांग्लादेशी भी बड़ा छटपटा रहा है, उसका भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो बाहर के दूसरे देशों से खाने पीने की कोई चीज खरीद सके या कोई चीज मंगा सके। तुम अपनी जहालत को हमें बार बार दिखाते रहे, हम फिर भी इंसानियत का फर्ज निभाते रहे। पाकिस्तान को वैसे भी पूरी दुनिया भिखारी देश के तौर पर जानती है। इसके साथ ही भारत ने अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया है, यानी पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की कोई भी आवाजाही अब भारत में नहीं होगी। बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, हमेशा अपने निडर वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। तुमने हमारे लोगों को सरेआम गोलियों से भूना, हम तुम्हारा हलक सुखा देंगे। तुम जिस जबान से हमारे खिलाफ जहर उगलते हो, हम उस जबान को सुखा देंगे। तुम्हारा जिस्म जो इंसानियत का दुश्मन है, उस जिस्म के एक एक कतरे को हम भारत में बैठे बैठे सुखा देंगे। तुम अपनी जहालत को हमें बार बार दिखाते रहे, हम फिर भी इंसानियत का फर्ज निभाते रहे। हमने यही इंसानियत 1965 में निभाई, 1971 में निभाई। हमने यही इंसानियत 1993 में निभाई जब तुमने मुंबई में धमाके कराए। हमने इसी इंसानियत का फर्ज तब भी निभाया जब तुमने 2001 में हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी हमारी संसद पर हमला कराया। हमने 2008 में तुम्हारे गुनाहे अजीम के बावजूद इंसानियत का फर्ज निभाया जब तुमने मुंबई पर हमला कराया। हम फिर भी इंसानियत का फर्ज निभाते रहे जब तुमने 2016 में उरी में हमारे 19 जवानों को शहीद किया और 2019 में पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों की हत्या की। हम तब भी अपने सब्र का बांध बांधे रखे और इंसानियत का फर्ज निभाते रहे। लेकिन धर्म पूछकर हमारे देश के मासूमों की हत्या करने के बाद तुमने हमें मजबूर किया कि न सिर्फ हम अपने सब्र का बांध तोड़ें, बल्कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए भारत से जाने वाले पानी पर एक मजबूत बांध बना दें। तुम्हें धर्म पूछकर हत्या कराने से पहले यह सोचना चाहिए था कि जो पानी तुम्हारा भिखारी देश पीता है वो भारत के हिंदू धर्म की वजह से ही पीता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यह पानी पिलाना सबसे बड़े धर्म का कार्य माना जाता है। लेकिन तुमने इसी धर्म को ललकारा है, तुमने इसी धर्म को लहूलुहान किया है। अब तुम पानी की एक एक बूंद को तरसोगे। तुम्हारी बिजली बंद होगी, यानी तुम अंधेर नगरी में तड़पोगे। तुम्हारी खेती बंद होगी, तुम आटा, दाल, चावल, सब्जियों के लिए तरसोगे। तुम्हारा जिस्म खुद तुमसे मौत मांगेगा। भारत को तुमने मजबूर किया। वो कहते हैं ना, किसी को इतना भी मजबूर मत करो कि उसके सब्र का बांध टूट जाए और वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। तो हमारे सब्र का बांध निसंदेह टूट चुका है और अब तुम्हारी धज्जियां उड़ाने का समय आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की पहलगाम में जो कायराना हरकत थी, उससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। पाकिस्तान को वैसे भी पूरी दुनिया भिखारी देश के तौर पर जानती है, क्योंकि वहां की सरकार और आर्मी अपने देश के लिए कम बल्कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का काम करती है। और इस काम में भी इनका सबसे ज्यादा पैसा भारत में आतंकी मिशन चलाने पर खर्च होता है। इस देश को अपनी आवाम की बिल्कुल फिक्र नहीं है। यह बस भारत में किसी भी तरह आतंक की साजिशें फैलाने में लगा रहता है, साजिशें रचता रहता है। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। हालांकि भारत में 2014 के पहले जो सरकारें रहीं, वो बातचीत का घंटा बजाती रहती थी। लेकिन 2014 के बाद जो सरकार भारत में है, वो बदलते भारत की तस्वीर दिखाती है। इसलिए इस बार
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो रणनीति बनाई है उससे पाकिस्तान की रीढ़ टूटेगी। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते को खत्म करना पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन है। मैं आपको बताऊंगा कि इस समझौते को तोड़ने के बाद पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। दोस्तों, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल बंटवारा समझौता हुआ था। यह समझौता वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन यानी मध्यस्थता में हुआ, जिस पर कराची में हस्ताक्षर किए गए। इसे नाम दिया गया सिंधु जल समझौता। इस संधि में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी के उपयोग और कंट्रोल यानी नियंत्रण पर फैसला हुआ था। इस समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अलग अलग लेवल पर लगभग 9 सालों तक बातचीत चली थी। इसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का अधिकांश पानी यानी लगभग 80% वाटर पाकिस्तान को दिया गया। समझौते के मुताबिक भारत चाहे तो इन नदियों पर अपनी परियोजनाएं शुरू कर सकता है, लेकिन जल प्रवाह को नहीं रोक सकता, यानी कि वाटर फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अलावा रावी, ब्यास, सतलुज नदियों के पानी को पूरा इस्तेमाल भारत कर सकता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुए समझौते में वर्ल्ड बैंक, जैसा मैंने पहले भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस समझौते को भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध के बावजूद भी एज इट इज कायम रखा, जबकि भारत चाहता तो तत्काल इसे खत्म कर सकता था। लेकिन अब चूंकि भारत ने शायद अपने हिंदू धर्म को सबसे ऊपर रखा, या फिर पहले की सरकारों के पास शायद इसे खत्म करने का मादा ही नहीं था। आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। अब भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जब तक पाकिस्तान भारत में खून बहाता रहेगा, तब तक भारत पाकिस्तान की तरफ पानी को बहने से रोकेगा। आपको एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, हमेशा अपने निडर वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बांग्लादेशी भी बड़ा छटपटा रहा है, उसका भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। निशिकांत जी लिखते हैं कि पानी पीकर जिएगा हमसे और गाएगा पाकिस्तान से। यानी स्पष्ट है कि भारत की सरकार अब सीधे देश के दुश्मनों की अकल ठिकाने लगाने के मूड में है। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान भारत की तरफ से इस सिंधु जल समझौते को निलंबित करने से आखिर बौखलाया क्यों है। आखिर क्यों उन परमाणु बमों की धमकी दे रहा है जिनमें शायद फलूदा भरा हुआ है। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को 39 अरब क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति की जाती थी, जिसे अब भारत ने रोक दिया है। अब इससे होगा क्या? इससे पाकिस्तान में जल संकट की स्थिति पैदा होगी, यानी पाकिस्तान की जनता के घरों में सप्लाई किया जाने वाला पानी, पीने का पानी, नहाने का पानी, धोने का पानी, सब कुछ बंद हो जाएगा। और दोस्तों, आप जानते हैं जल ही जीवन है। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान के किसानों पर भी गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 80% कृषि भूमि सिंधु नदी के इसी प्रवाह पर निर्भर करती है। यानी पाकिस्तान में उगाया जाने वाला गेहूं, चावल, दाल और सब्जियां सब कुछ सिंधु नदी के इसी पानी पर निर्भर करती हैं। अब जब पानी की सप्लाई रुक जाएगी, सिंधु नदी का प्रवाह रुक जाएगा, तो उससे होगा क्या? पाकिस्तान में भूखमरी फैलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो बाहर के दूसरे देशों से खाने पीने की कोई चीज खरीद सके या कोई चीज मंगा सके, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, ये भूखा नंगा देश है। इसी सिंधु नदी प्रणाली पर पाकिस्तान के कई उद्योग यानी इंडस्ट्री भी निर्भर करते हैं। और साथ ही एक और बहुत बड़ी बात, इसी पानी से पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाई जाती है। यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जितने भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो सब
सिंधु नदी जल समझौते के तहत दिए जाने वाले इसी पानी से चल रहे हैं। अब जब पानी ही नहीं होगा तो पाकिस्तान में बिजली नहीं आएगी। ऐसे में पाकिस्तान की जनता तिल तिल मरने को मजबूर होगी, हाहाकार मचेगा, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे। इसके साथ ही भारत ने अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया है, यानी पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की कोई भी आवाजाही अब भारत में नहीं होगी। अब तक बहुत सारा ऐसा खाने पीने का सामान है जो भारत से पाकिस्तान को व्यापार के तौर पर भेजा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान का यह रास्ता भी दोस्तों बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान को यह बता दिया है कि इस बार उसके सब्र का बांध टूट चुका है। इस बार पाकिस्तान का टोटल लॉस होगा। अब भारत के इन तमाम कड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान की हालत पतली है, क्योंकि बार बार हमले कराने के बाद भी पाकिस्तान का इस प्रकार के प्रतिबंध ना लगाने का ही शायद नतीजा है कि कुछ दो कौड़ी के भूखे नंगे लोग हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार गए। भूखे नंगे मुल्क पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि यह भारत की तरफ से किया गया एक्ट ऑफ वॉर है और भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान भी एक परमाणु बम रखने वाला देश है और वो भारत की किसी भी प्रतिक्रिया का जवाब देने में सक्षम है। लेकिन शायद ये दो कौड़ी के देश का दो कौड़ी का रक्षा मंत्री अपनी औकात भूल गया। चलिए मैं इसे याद दिलाता हूं इसकी औकात। दोस्तों ये वीडियो इतना शेयर कर देना ताकि इस तक पहुंचे और ये देखकर खून के आंसू रोए। तो सुन भाई दो कौड़ी के रक्षा मंत्री, तेरे मुल्क की औकात मैं तुझे बताता हूं। सबसे पहले आर्मी से शुरू करते हैं। जानते हो कितने सैनिक हैं हमारे पास बेटा? 14,55,550 एक्टिव सैनिक हैं हमारी सेना के पास। और तुम्हारे पास कितने? मात्र 6,54,000। यह भी जान लो हमारे पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं और बेटे तुम्हारे पास 5.5 लाख। और जानते हो 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं हमारे पास। और तुम्हारी औकात यह है कि तुम्हारे पास मात्र 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है। तुम्हारे पास टैंक कितने पता है? हमारे पास तो 4,200 है और तुम्हारे पास है 2,500। तो ये तो हुई तुम्हें धरती पर तुम्हारी औकात बताने की बात। अब चलता हूं आसमान की तरफ। तो सुन भाई दो कौड़ी के रक्षा मंत्री, भारतीय वायुसेना के पास कुल 2,229 विमान है, जिनमें 600 लड़ाकू विमान, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट, 899 हेलीकॉप्टर और 50+ यूएवी शामिल हैं। इतना ही नहीं बेटा, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाकू विमान हैं जिन्हें दुनिया राफेल, सुखोई, मिराज 2000, मिग-29 और न जाने किन किन नामों से जानती है। और जब ये विमान भारत के आसमान में उड़कर युद्धाभ्यास भी करते हैं ना, तो तुम लोगों के पजामे गीले हो जाते हैं। भूलो मत इस बात को। और तुम्हारे पास कितने जहाज हैं? मात्र 1,399। तो इसलिए औकात में रह के बात किया। तुम और तुम्हारे देश की सेना के अफसर रिटायर होने के बाद अपने देश का सारा पैसा या तो आतंकवादी गतिविधियों में लगाते हैं या फिर विदेशों में फार्म हाउस खरीदने में लगाते हैं। और हम क्या करते हैं पता है? अपने देश का सबसे अधिक पैसा अपनी सेना पर खर्च करते हैं, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में करते हैं। और याद रखना, हिसाब की बारी आ गई है और इस बार बेटे बाप बेटे का हिसाब होगा, क्योंकि भारत तुम्हारा बाप है और ये बात तुम्हें बार बार याद दिलानी पड़ती है। तुम्हें 1965 में भी याद दिलाई, तुम्हें 1971 में याद दिलाई, तुम्हें 1999 में याद दिलाई, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। बस अब बहुत हुआ। दोस्तों अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया हो और पाकिस्तान की औकात बताने वाला ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी मस्ती में मस्त रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते।